हेलो एवरीवन, दिस इज़ निबिन बेजबरा इन फ्रंट ऑफ यू। सो आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज हमारे जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था हंसते खेलते कुछ सीखे, उसका सेकंड वीडियो है। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का बस इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैसे कैसे ब्रिटिश के आने के बाद हमारा इकोनॉमिक जो स्थिति है या आप बोल सकते हैं कंडीशन है, वो धीरे धीरे चेंज हो गया था। तो धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या हुआ था, ब्रिटिश क्यों आए थे इंडिया में, क्या उनका ऑब्जेक्टिव्स था, उनके आने के बाद क्या क्या हमारा इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुआ था, हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ और फॉरेन ट्रेड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, क्या क्या इफेक्ट्स हुआ था। और उसके बाद देखेंगे हमारे जो कुछ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या कुछ स्टडीज़ किया था हमारे कंट्री को लेकर, मतलब क्या क्या चेंजेस आया था, उसका हम बस ओवरव्यू देखेंगे। तो आई होप इट इज़ अ इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू और आपको मज़ा आएगा ज़रूर से। तो स्टार्ट करते हैं। असल में जब हम बात करते हैं ब्रिटिश के इंडिया का आने का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो एज एन आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे और उनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का रॉ मटेरियल्स बहुत ही बढ़िया था। हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स यूज़ करते थे, इट कैन बी सिल्क, जो रॉ सिल्क होता है, और या आप बोल सकते हैं कॉटन। कॉटन बहुत अच्छा था। और डिफरेंट जो हमारे रॉ मटेरियल्स थे, इट कैन बी एनी रॉ मटेरियल्स, आपका कॉटन इंडस्ट्री का हो गया या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हो गया, या आप बोल सकते हैं स्पाइसेस भी बहुत ही बढ़िया था। और हमारा क्लाइमेट भी एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा सूट करता था। तो उनको रॉ मटेरियल जो चाहिए था, आपको पता होगा कि ब्रिटिश इन द 18th सेंचुरी उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, इनका इंडस्ट्रीज फ्लोरिश करना स्टार्ट हो चुका था। तो उनको रॉ मटेरियल्स की सख्त ज़रूरत थी। तो उनको इसी कारण रॉ मटेरियल्स के लिए उनको इंडिया का रॉ मटेरियल्स एक्सप्लॉइट करना ज़रूरी था और उनको एक्सपांशन करना था अपने मार्केट को। तो उनका दो मेन ऑब्जेक्टिव था, तो एक्सप्लॉइट द रॉ मटेरियल्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो एक्सपांड देयर मार्केट एंड ऑल्सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है इंडिया का, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस एंड टैक्सेशन एंड रेवेन्यू। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश का, तो ये फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स थे। तो आपको पता होगा ब्रिटिश के आने के बाद इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन जो था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। जो हमारा, आप सबको पता है कि हमारा इंडिया का जो उस समय का भी बोल सकते हैं, अभी का भी है, लेकिन उस समय में हमारा इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी था। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब हमारे जो हमारा जो आर्थिक व्यवस्था था वो एग्रीकल्चर पर फुल्ली डोमिनेंट था, फुल्ली बोल सकते हैं, क्योंकि 85 to 80% और 80 to 85% ऑफ लोग तब विलेजेस में रहते थे और वो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। तो 80% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होना एक बहुत ही बड़ा मात्रा होगा। तो इसी कारण हमारा एग्रीकल्चर जो हमारा इकोनॉमी जो उस समय का था वो एग्रेरियन इकोनॉमी था। तो उसके बाद जो हमारा उस समय का हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो बहुत ही अच्छा था। हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत बढ़िया था, हमारा टेक्सटाइल्स बहुत कमाल के थे। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद एक मेजर शिफ्ट दिखा गया। हम एक रॉ मटेरियल्स का हम नेट रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बन गए। हम रॉ मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, ज़्यादातर मोर देन 50% टू ब्रिटेन, एंड वी आर द कंज्यूमर ऑफ द फाइनल गुड्स दैट आर मेड इन ब्रिटेन। जो ब्रिटेन में बनाया गया फाइनल गुड्स है, आपको पता होगा, अगर एक 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 के जी आप बोल सकते हैं 1 किलो टोमेटो का वैल्यू कितना होगा, तो इट कैन बी अभी 60 to 70 या 80 मैक्सिमम। लेकिन 1 kg का आप अगर सॉस का बोतल खरीदने जाए इतना बड़ा सा, वो कम से कम 250 रुपये का, 200 से 250 रुपये का होगा। तो आपको पता है कि फिनिश गुड का जो फिनिश गुड का जो अमाउंट होता है वही रॉ मटेरियल्स का जो अमाउंट होता है, सेम अमाउंट में फिनिश गुड का उसका प्राइस ज़्यादा होता है, मतलब प्रॉफिट फिनिश गुड ज़्यादा देता है। तो हम कंज्यूमर थे फिनिश गुड ब्रिटिश के, और हम उनको रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही ख़राब कंडीशन हो चुका था। और जो ब्रिटिशर्स आए थे वो अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को, अपने मार्केट को सुधारने के लिए आए थे। तो उनको हमारे इंडियंस के इकोनॉमिक कंडीशन से हमारे मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने कोई भी स्टेप्स नहीं अपनाए थे। और उसके बाद आप कह सकते थे वो अपने इंटरेस्ट के लिए आए थे। तो उन्होंने हमारे मार्केट को प्रमोट करने के लिए, हमारे मार्केट के डेवलपमेंट के लिए, हमारे मार्केट के इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स नहीं अपनाए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। तो आप अगर 4-5 पॉइंट ब्रिटिश के आने के बाद अगर याद रखना चाहे क्या हुआ था हमारे इंडिया के साथ,
हमारे इंडियन इकोनॉमी के साथ, तो फर्स्ट क्या हुआ था, एक मेजर शिफ्ट हुआ था कि हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स बन गए थे और द कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स, फिनिश गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन, वो हम बन गए थे। और हमारा जो हमारा बेसिकली एग्रेरियन इकोनॉमी था, वो 80 to 85% ऑफ हमारा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। और अराइवल ऑफ ब्रिटिश जब हुआ था इंडिया में, वो अपनी ब्रिटिशर्स अपने क्या बोलते हैं, अपने लाभ के लिए हमारे इंडिया आए थे, अपने मार्केट के एक्सपांशन के लिए, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आए थे। तो वो उन्होंने हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कुछ भी आप बोल सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ खास कदम नहीं उठाए थे। बस उन्होंने हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा बनाया था। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम उन्होंने क्यों अच्छा बनाया था, ताकि वो जो रॉ मटेरियल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर सके और उसके बाद ब्रिटेन में पहुंचा सके। आपको पता होगा कि रेलवे नेटवर्क हमारे इंडिया में ब्रिटिश ने ही स्टार्ट किया था। तो जो रिमोट एरियाज में दार्जिलिंग के हिल्स में भी रेलवे नेटवर्क है, वो इसीलिए बनाया गया था कि दार्जिलिंग का जो टी है उसको वो लोग एक्सपोर्ट कर सके। तो आई थिंक इतना क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं एग्रीकल्चर में ब्रिटिश के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो एग्रीकल्चर में मेनली क्या हुआ था, मैंने आपको अभी अभी बोला कि हमारा इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी था, उसका 80 to 85% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश आ गया था, हमारा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था वो स्टैग्नेंट हो गया था। क्यों? जो हमारा जो ये कहा जाता है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे वेरी मच डिपेंडेंट है, लेकिन हमारा उस हिसाब से डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो था एग्रीकल्चर में वो बहुत ही ज़्यादा कम था, या बोल सकते हैं पुअर कंडीशन था हमारे इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आप ध्यान लगा सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चाहिए। इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन का जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत कम था। फर्टिलाइजर्स नहीं थे ज़्यादा जिससे सॉइल फर्टिलिटी को एनहेंस कर सके, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उतना ज़्यादा फ्लड या ड्रॉट के लिए उसको रोकने के लिए कुछ कदम नहीं उठाए गए थे। मतलब एग्रीकल्चर तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन उसका डेवलपमेंट उतना बढ़िया नहीं हो रहा था। तो आप बोल सकते हैं उसके बाद क्या क्या हुआ था, हमारा शॉर्ट सप्लाई था इनपुट्स का, सो हमारा प्रोडक्टिविटी वेरी लो था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा प्रॉब्लम था जिससे हमारा डेवलपमेंट रुक रहा था एग्रीकल्चर में, हमारा कमर्शियल मार्केट नहीं था, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर लेबरर है या आप बोल सकते हैं कल्टीवेटर्स हैं, उनके पास इंसेंटिव नहीं थे एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिवली आगे बढ़ाने का। तो आप बोल सकते कमर्शियल मार्केट नहीं था। 3-4 रीज़न हो सकता है। एक है इन्वेस्टमेंट कम था हमारे एग्रीकल्चर में, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड फर्टिलिटी इनहेंसिंग मटेरियल्स, एंड ऑल्सो फ्लड एंड ड्रॉट कंट्रोलिंग सिस्टम। ओके, ये 3 हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास एक कमर्शियल मार्केट नहीं था एग्रीकल्चर के लिए, जिसके कारण वो अपने एग्रीकल्चर गुड को अच्छे से एक एक्सटेंसिव मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे थे, और सेल नहीं कर पा रहे थे इसलिए हमारा उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा था अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो एग्रीकल्चर का स्थिति वल्नरेबल था, आप बोल सकते हैं। 80 to 85% ऑफ पॉपुलेशन ये था एग्रीकल्चर में, लेकिन वो इतना बढ़िया से डेवलप्ड नहीं था। ओके, इतना काफ़ी है आई थिंक। देन वी शुड मूव टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर अब बोल सकते हैं, मैंने इससे पहले भी बोला था कि हम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स बन गए थे और इम्पोर्टर्स ऑफ द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन हम बन गए थे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठीक था, लेकिन वो उतनी अच्छे तरह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के इंडस्ट्रीज़ थे उनके साथ compete नहीं कर पा रहा था। हमारा नेशनल इनकम उनके जितना बढ़िया नहीं हो पा रहा था। ब्रिटिश ट्राइड टू फॉर्मुलेट द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया इन सच अ वे दैट इंडिया रिमेन द नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड net consumer of the finished good. To convert India into a market of finished good manufactured in Britain, the Britishers didn't took any initiative to develop the industrial base of India. उन्होंने कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया कि हमारा इंडस्ट्रियल बेस डेवलप्ड हो जाए, क्योंकि अगर हमारा इंडस्ट्रियल बेस डेवलप्ड हो जाए तो हम भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हम भी फिनिश गुड बना पाएंगे, जिससे उनका वैल्यूज़ कम हो जाएगा। अगर हम भी फिनिश गुड बनाने लगे तो ब्रिटेन का जो फिनिश गुड इंडिया में आएगा उसका वैल्यू हमारे आगे कम हो जाएगा। तो आपने इसके बहुत बार हमने देखा होगा कि गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसमें हमने जो ब्रिटेन से आया हुआ फिनिश गुड से हमने उसको बॉयकॉट किया था, तो उससे उनका एक भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद वाले जस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने सॉल्ट लॉ को भी तोड़ा था, हमने खुद सॉल्ट बनाया था, जिससे भी उनका बहुत नुकसान हुआ था। तो उसके फिनिश गुड को अगर हम बॉयकॉट करने स्टार्ट कर देते उसी समय,
तो उनका वो इतना बढ़िया फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री नहीं होता, लेकिन हम थोड़ा सा डूब गए उनके कंसेप्ट्स में, यस और नॉट। तो उसके बाद अगर आप देखा जाए तो इंडस्ट्रीज मोस्टली टेक्सटाइल आर कंसेंट्रेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी है अभी भी, वो ज़्यादातर गुजरात के साइड में है, महाराष्ट्र के साइड में है, और या तो बोल सकते हैं राजस्थान के साइड में है, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल में कॉटन का खेती बढ़िया होता है, और कॉटन का खेती से ही हम टेक्सटाइल्स बनाते हैं, यस और नॉट। तो इसी कारण वहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इन ब्लूम था। और आपको पता होगा 19th सेंचुरी की सेकेंड हाफ से हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का रूट आ चुका था, लेकिन उतना डेवलप हम नहीं हो पाए थे तब भी। उसके बाद अब मेनली अगर आप देखा जाए मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग बिगिंस 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से स्टार्ट हो गया था, डिस्पाइट द फैक्ट इट इज नेसेसरी टू एनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट द कैपिटल गुड इंडस्ट्री इन इंडिया इज नॉट दैट आई विल से फ्लॉरिशिंग। क्योंकि हमारा जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री था, कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या हो सकता है, जो मशीनरी का ज़रूरत पड़ता है किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, जो मशीन्स या हो सकता है टूल्स का ज़रूरत पड़ता है, उनका जो इंडस्ट्री थी उतना फ्लॉरिशिंग नहीं था। तो इसी कारण हमारा बाकी जो इंडस्ट्रीज था वो भी बढ़िया फ्लॉरिशिंग नहीं था, ओके। क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज में मशीनरीज और कैपिटल्स का नीड पड़ता है। अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री फ्लॉरिश नहीं करेगा तो अदर इंडस्ट्रीज भी इससे अफेक्ट होगा, यस और नॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 हम पॉइंट्स कंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट दैट आवर इंडिया इज फिर से वही पॉइंट आप सुन के बोर हो जाएंगे कि वी बिकेम द नेट सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड नेट कंज्यूमर ऑफ द गुड्स, फिनिश गुड्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इन व्हाट, ब्रिटेन। उसके बाद आपको याद रखने वाली बात क्या है कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री था जो हमारा, वो फ्लॉरिशिंग नहीं था, जिसके कारण हमारे अदर इंडस्ट्रीज भी बढ़िया से फ्लॉरिश नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग था कि हमने क्या किया था, हाँ, हमारा वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर कंसंट्रेशन था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। वो कुछ बस एक इन्फॉर्मेटिव बात है, उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का सॉइल सपोर्ट करता था कॉटन ग्रो करने को, जिसके कारण हमारा वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हो चुके थे। और जो हमारा क्योंकि हम एक नेट कंज्यूमर थे ब्रिटिश के फाइनल गुड्स के, तो उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ खास काम नहीं किया था, ताकि अगर हम फिनिश गुड्स बनाने लग जाए तो उनका फिनिश गुड का महत्व या बोल सकते हैं जो अहमियत था वो कम हो जाएगा। तो उसके बाद से हम जाएंगे अभी द फॉरेन ट्रेड के खेल में। फॉरेन ट्रेड के खेल में भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो ब्रिटेन है उनका मोनोपोली था हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, यस और नॉट। क्योंकि वही कंट्रोल करते हैं हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसी कारण जो हमारा, आप कह सकते हैं, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का 50 फॉरेन ट्रेड का मोर देन 50% बस हमारा ब्रिटेन के साथ ही होता है। लेन देन ज़्यादातर ब्रिटेन के साथ ही होता है। और बस कुछ कंट्रीज़ को अलाउ था हमारे साथ ट्रेड करने के लिए। वो कौन कौन से कंट्रीज़ थे, वो पर्शिया थे, वो चाइना थे और श्रीलंका थे। वही बस कंट्री हमारे साथ ट्रेड करते थे। वो जस्ट 30 to 20% के बीच में था, बाकी सब ब्रिटेन के साथ ही हम ट्रेड करते थे। तो प्रॉब्लम क्या था, इस रेस्ट्रिक्शन के कारण हमारे क्रिटिकल आइटम्स जो थे वो शॉर्ट सप्लाई हो, होम मार्केट में उनका सप्लाई बहुत कम था, क्योंकि बस ब्रिटेन के साथ ही थे। तो कुछ जो क्रिटिकल सामान ज़रूरी था हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए वो शॉर्ट सप्लाई हो गया था हमारे खुद के ही होम मार्केट में। तो यही था फॉरेन ट्रेड में। बस हमको थोड़ा सा बात याद रखना कि मोनोपोली था ब्रिटेन का हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। बस इसी कारण 50 से ज़्यादा % का जो हमारा ट्रेड, फॉरेन ट्रेड होता था वो बस ब्रिटेन के साथ होता था, ओके। देन अभी हमको लास्ट पॉइंट के बाद में डिस्कस करना है, जो हमारा पर कैपिटा इनकम था, नेशनल इनकम था, वो ब्रिटिश के एरा के टाइम में क्या क्या चेंजेस था उसी टाइम में, वही बस हमको अभी डिस्कस करना है। सो हमारे जो वहाँ पे उस समय पे हमारा नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए थे। कुछ नाम हमको याद रखना पड़ेगा। एक तो हमारे दादा भाई नरोजी साहब और मुखर्जी देसाई आए थे, और एटकिंसन नाम के एक फॉरेन इकोनॉमिस्ट भी थे। तो इन लोगों ने मिलकर हमारे पर कैपिटा इनकम और जो बोल सकते हैं आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, उनका डेटाज निकाला था और कंपेयर करने के लिए इंग्लैंड के साथ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट हम दादा भाई नरोजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट था। तो फर्स्ट उन्होंने 1870s में आप बोलेंगे कि उन्होंने कैलकुलेट किया था हमारे पर कैपिटा इनकम को इंडिया के और ब्रिटेन के। ब्रिटेन मतलब उस समय बस इंग्लैंड का कैलकुलेट किया, ब्रिटेन में तो बहुत सारे पास के कंट्रीज भी आ जाते हैं। इंग्लैंड का कैलकुलेट किया था। तो हमारा जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम उस समय आया था वो बस ₹30 के थे। तो बस ₹30 का हमारा पर कैपिटा इनकम था। और उसी समय ब्रिटेन का पर कैपिटा इनकम था ₹450। तो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम बाय द पॉपुलेशन, बस डिवाइड करना है टोटल इनकम को पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन का जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे इनकम से 15 टाइम्स है। तो हमारा 30 है, उनका 450 है।
ओके तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उसका दो आंसर्स हमको मिला कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा लैग करता है, बहुत ज़्यादा पीछे है पर कैपिटा इनकम ब्रिटिश के, और हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे धीरे खराब होते जा रहा है इंडिया का। लेकिन उसके बाद मुखर्जी ने 2000 बोल दिया 1807 से 1920 के बीच में कैलकुलेट किया पर कैपिटा इनकम। तो उनको मिला हमारा पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ था वो 35% था, और हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ उस समय 30% था। तो इट वाज अ गुड ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, दैट इज 5% मोर देन द पॉपुलेशन। तो बट प्रॉब्लम क्या था उस समय, हमारा एक एपिडेमिक आया था, आपको पता होगा, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक 1918 में आया था, जिसके कारण हमारा पॉपुलेशन थोड़ा कम हो गया था। आपको पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला पता होगा, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो डिवाइडेड के ऊपर का जो चीज़ है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण थोड़ा सा पर कैपिटा इनकम का वैल्यू ज़्यादा आ सकता है। तो इसी के कारण ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसके कारण हमारा पर कैपिटा इनकम थोड़ा इंक्रीज हो गया था 1920 के आसपास। तो यही कंडीशन हो सकता है। लेकिन 1920 के बाद 1920 से 1947 के बीच में दो इकोनॉमिस्ट ने फिर से हमारे पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया। वो दो साइंटिस्ट थे, जे पटेल, डैनियल, और तीन थे, एक मेडिसन भी थे। तो इन तीनों ने मिलकर हमारे पर कैपिटा इनकम को फिर से कैलकुलेट किया। तो उनको मिला कि हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो 5 to 15% ही बस ग्रो कर रहा है, जो पहले 35% था, और हमारा पॉपुलेशन 34% फिर से ग्रो कर रहा है। तो पॉपुलेशन तो बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी इसके हिसाब से बहुत कम है, बस 5 से 15% के थे। तो इसी समय ये बात तो क्लियर हो गया था कि हमारा फिर से पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे ग्रोथ उसका लो होने लगा है। लेकिन ये जो डेटाज है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन जिन्होंने स्टडी किया था सबका डेटा अलग अलग निकला था, क्योंकि उस समय पॉपुलेशन के हिसाब में पॉपुलेशन हो गया या इनकम के हो गया उतना बढ़िया रिपोर्ट्स नहीं मिल पा रहे, तो सबका डेटाज वेरी कर रहे थे। लेकिन ये एक बार हम ज़रूर से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो 1920 से पहले हमारा पर कैपिटा इनकम था वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। उसको जरूर उसका कारण भी था कि हमारा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ था या अदर प्रॉब्लम्स हुआ था, लेकिन हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था इन द टाइम्स ऑफ 1920। लेकिन वो 1920 के बाद उसका ग्रोथ धीरे धीरे कम हो गया। 1920 के बाद उसका ग्रोथ धीरे धीरे कम हो गया। तो ये दो बातें हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट है उनका नाम हमको याद रखना पड़ेगा इस समय।